नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं, हम लोग प्रत्येक दिन यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 का ध्यान रखते हुए पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते आ रहे हैं। प्रत्येक दिन 5 मुद्दा लाते हैं, यानी कि 5 टॉपिक, उससे 5 प्रश्न तैयार करते हैं। और दूसरी एक अहम बात कि आपके लिए पीवाईक्यू से एक प्रश्न भी प्रत्येक दिन दिया करता हूं, जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके देते हैं। आप में से ज्यादातर लोग सही जवाब दे रहे हैं, 90% लोग। आप में से जितने भी लोगों का जो भी कमेंट आता है मैं देखता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए। मैं निश्चित तौर पर बढ़ाऊंगा आने वाले समय में, इस पर भी हम काम करेंगे। पहले मैं चाह रहा हूं कि थोड़े थोड़े करके जो है आपको पहले प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि हमारा 2 मकसद है। एक तो प्रश्नों को आप सही से हैंडल कर ले जाएं, चीजों को सीखें, करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाए, और दूसरा अप्रोच समझ पाएं कि प्रीलिम्स में कैसे समाधान तक पहुंचना है। ये 2 तरीका है ना। तो चलते रहेंगे लगातार हम लोग, जब तक प्रीलिम्स हो नहीं जाता है तब तक लगे रहेंगे। आप लोग एकदम चिंता मत कीजिए, कंटिन्यू रहेगा। आज एपिसोड नंबर 17 तक पहुंच चुके हैं। और उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, यह भी देख लीजिए। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर संस्कृति आईएएस के द्वारा विभिन्न कोर्सेज पर 26 से 30 जनवरी के बीच 50% से अधिक का छूट दिया जा रहा है। अगर लाइव कोर्सेज की बात करेंगे, यूपीएससी जीएस का प्रीलिम्स मेंस 55,000 में उपलब्ध होगा आपको। और दूसरी बात, इसी में अगर सीसैट को और ऐड कर दिया जाए तो 5,000 और बढ़ जाएगा, ये 60,000 में आपको उपलब्ध होगा। वीडियो कोर्सेज जो जीएस का है वह आपको केवल 50,000 में ही उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोर्स से संबंधित विशेषताएं दी गई है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, 9555124124। इस नंबर पे आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए अब यहां से चलते हैं सीधे पहले टॉपिक के तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, एक तो इसके पैटर्न को सबसे पहले समझ लीजिए। यूपीएससी में पीवाईक्यू देखना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। अगर यूपीएससी के नब्ज को पकड़ना है कि यूपीएससी कहां से प्रश्न पूछा करता है, किस तरह का अप्रोच होता है करंट अफेयर्स का, तो हमें जाकर के पिछले 5 वर्ष का, कम से कम, वैसे मैं 10 वर्ष का कहूंगा प्रश्न पत्र देखने, लेकिन अगर आप उतना नहीं कर पाते हैं तो प्रत्येक विषय का और करंट अफेयर्स का 5 वर्ष का प्रश्न पत्र बहुत अच्छे से एनालिसिस कीजिए, है ना। आपके लिए थोड़ा आसान ये हो जाएगा कि मैं ये सब करके आ जाता हूं, तो आप बस मुझे सुन लिया कीजिए, यहाँ पर प्रश्नों के नेचर को देखा कीजिए, आपको वो उतना काम आपके हिस्से का मैं कर देता हूं। तो यहां देखेंगे पीवाईक्यू में जब हमने देखा तो आपने देखा होगा कि ये जो सुमेलित करो वाले जो पैटर्न होता है वो हर बार प्रश्न में रहता है, और ऐसा नहीं कि केवल एक, इस तरह के कई प्रश्न दिए रहते हैं। तो हमें सबसे पहले इसके पैटर्न को भी ठीक से समझ लेना है। और दूसरी बात समझिए, इस तरह के पैटर्न में अगर प्रश्न रहता है तो उसके साथ एक समस्या है। समस्या क्या है कि ये 3-4 अलग अलग टॉपिक देगा, और तीनों चारों के विषय में पूरी जानकारी आपको होना चाहिए, तभी जाकर के ऐसे प्रश्न का आप सही समाधान ढूंढ पाएंगे। नहीं तो एक भी कहीं गलत जानकारी हुआ तो पूरा प्रश्न आप गलत करके आएंगे। इसलिए थोड़ा ज्यादा चौकन्ना होना है। तो इस तरह के प्रश्न का हम प्रैक्टिस करके क्यों ना ले, और करें तो अगर देखेंगे तो इसमें जैसे ये 4 चीजें हैं, तो 4 फैक्ट आपका तैयार हो जाएगा एक प्रश्न के माध्यम से। यह देखते चलना है, ठीक है। तो आज का देखें क्या कहा जाता है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में आगामी मिशनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यानी कि यहाँ मिशन की बात की गई है और कहा गया है वर्ष, कि ये तमाम मिशन हैं किस वर्ष में पूरे किए जाएंगे, इसकी बात किया गया है। और आपसे यहां पर पूछा गया है सही सुमेलित है कि नहीं, सही पर ध्यान देना है। और यहां पर एक चीज है, कितने युग्म, कितने युग्म, ये भी ध्यान दीजिएगा। नंबर पूछा गया है, कौन सा नहीं। तो पहले से देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहां पर है। सबसे पहले इसरो के विषय में तो आप जानते ही होंगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो। तो इसरो के विषय में थोड़ी सी जानकारी आपके पास निश्चित तौर पर होना चाहिए। अब आते हैं यहां पर गगनयान के लिए व्योम मित्र रोबोट मिशन क्या 2025 तक प्रस्तावित किया गया है। देखिए, इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के लिए 2025 में एक मानव रहित मिशन में व्योम मित्र नामक रोबोट का परीक्षण करने की योजना पर बात की जा रही है। यानी कि यह स्टेटमेंट जो है वह सही है, 2025 वर्ष जो है वह ठीक है। आगे चलते हैं। पहला मानव युक्त गगनयान मिशन के विषय में क्या कहा गया है, और कहा गया है कि क्या ये 2026 तक इसरो के द्वारा ही ये प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। और कहा गया है कि पहला मानव युक्त गगनयान मिशन जो है 2026 तक भेजे जाने की योजना है। कहने का तात्पर्य हो गया कि यह जो होने वाला है
व्योम मित्र रोबोट मिशन ये मानव रहित होने वाला है, यानी कि मनुष्य नहीं जाएगा इसमें, रोबोट की बात की जा रही है। लेकिन यहां पर क्या है, मानव युक्त, यानी कि इसमें मनुष्य को भेजा जाएगा गगनयान मिशन के तहत, ठीक है। और कहा गया है 2026 तक इसकी बात कर ली जाएगी, यानी कि ये फैक्ट भी सही है। अब भारत सरकार के द्वारा एक कोशिश है इसरो के माध्यम से कि हमारा अपना अंतरिक्ष स्टेशन होना चाहिए, है ना, स्पेस स्टेशन बनाने की बात की जा रही है। तो उसके लिए भी एक टारगेट रखा गया है, वही आपसे कहा गया है भारत के पहले अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना क्या 2040 तक की जाएगी, यहां पर संभलना है। यह बात तो कहा गया है इसरो के द्वारा कि हम एक भारत का स्पेस स्टेशन बनाएंगे जो कि भारत का पहला स्पेस स्टेशन होगा, क्योंकि हमारे पास अभी तक ये नहीं है। तो यह 2040 तक नहीं बल्कि इससे 5 साल पहले ही इसे पूरा कर लेने की योजना है, यानी कि ये 2035 तक ही पूरा हो जाएगा। ये मामला समझ में आ गया। अब यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा गलत, ध्यान रखना है, ये दोनों सही ये गलत। अब आते हैं चौथे और अंतिम पर। क्या कहता है, चंद्रमा पर पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री का उतरना, है ना, ये 2040 को लेकर के बातें की जा रही है। तो देखिए यहां पर भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है 2040 वह सही हो जाएगा। इसरो के द्वारा ही सारे प्रोजेक्ट ये किए जाएंगे, यानी कि ये भी सही हो गया। कुल मिलाकर के हमने देखा कि 3 युग्म सही हैं, एक गलत हो गया। पूछा क्या गया था सही सुमेलित कौन है और कितने युग्म, तो सही सुमेलित में 3 युग्म है। 3 किस में है, सी में, केवल 3, यानी कि सी विकल्प के साथ हम लोग चलते हुए नजर आएंगे। ये मामला समझ में आ गया। समझ में आया कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे एक एक प्रश्न पर जाएंगे एक एक मुद्दे के साथ, है ना। घबराना नहीं है, पहले ये पढ़ लेना है फिर आगे जाना है, यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान देना है। ये सारी चीजें करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आपके लिए चीजें आसान हो गया। मामला समझ में आ गया। आ जाए दूसरे टॉपिक पर। क्या कहा गया है, एमसीसी को लेकर के कहा गया है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात की गई है, आदर्श आचार संहिता। देखिए आदर्श आचार संहिता क्या है, जैसे कि हमने यहीं पर आपसे कहा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि एक संहिता है, बहुत सारे कानून को एक जगह जब हम इकट्ठा कर देते हैं, बहुत सारे दिशा निर्देशों को, गाइडलाइंस को एक जगह इकट्ठा कर दीजिए तो वह कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है, यानी कि आचार संहिता हो जाता है, उसी को संहिता बोलते हैं। अब ये आदर्श आचार संहिता जो है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि यह किससे संबंधित होता है। आप सब जानते हैं कि यह इलेक्शन से संबंधित होता है, चुनाव से संबंधित होता है। चुनाव से कुछ समय पूर्व लगाया जाता है, तमाम तरह के गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है ताकि जो भी पार्टी सत्ता में है उसे किसी प्रकार का विशेष फायदा ना मिल पाए, यानी कि इक्वल लेवल दिया जाता है ना, जो पार्टी सत्ता में है उसके लिए और जो पार्टी सत्ता से बाहर है सभी को चुनाव में बराबरी का मौका मिलने की बात की जाती है। और ये किसके द्वारा लागू किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा। इतना मामला समझ में आ गया। अब इस पर प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया है, आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही है, ध्यान देना है। क्या है, यह चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक सेट है। पहली चीज तो ये चीजें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अभी अभी समझा दिया, तो ये सही हो गया। एक सेट है, संहिता है पूरा, जितने भी गाइडलाइंस है और चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसके सभी प्रावधान कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। ध्यान दीजिएगा, शब्द पर ध्यान दीजिए। क्या है, आदर्श आदर्श आचार संहिता शब्द को सही से समझेंगे, इसका मनन करेंगे तो आप पाएंगे इस तरह की चीजें जो है पूरी तरह से कानूनी रूप से विनियमित नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर दिशा निर्देश का सेट है, लेकिन अगर इसका आप ये चाहेंगे कि यह बाध्यकारी हो जाएगा तो यह निश्चित तौर पर पूरी तरह से कानूनी रूप से लागू नहीं होता है। तो आदर्श आचार संहिता के अधिकांश प्रावधान जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसका उद्देश्य क्या है, केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराना चुनाव आयोग के द्वारा। हालांकि एक बात समझ लीजिए, यदि इसके उल्लंघन में कोई कानून प्रभावित होता है, जैसे कि मान लेते हैं पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 या फिर मान लेते हैं भारतीय दंड संहिता की बात करते हैं, अगर ये सब प्रभावित होता है
तो फिर कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी कतई नहीं होगा। तो ढंग से समझ लेना है, नहीं तो यहां पूरी तरह से गलती करने की संभावना आपके पास है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है वह गलत हो जाएगा। तो हमें जो है पूछा गया है कौन सा, तो केवल एक के साथ चलना पड़ेगा, ए विकल्प के साथ। ये मामला समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए, तीसरे प्रश्न पे आ जाए। तो अच्छा, यहां पर जो मैंने आपसे ये कहा, इसको जरा आप 5 स्टार लगाइए, तो क्योंकि ये जरूरी है। और दूसरा साइंस टेक का ये टॉपिक जो था, इसको भी 4 स्टार लगाइए, इसरो वाला भी जरूरी है। तो ये जो इस पर मैं स्टार लगाते चलता हूं, थोड़ा ज्यादा उसको पढ़ने की आवश्यकता है, मेरे कहने का मतलब ये है। यहां पर तीसरा है विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025। देखिए, कोई भी टॉपिक हो, अगर सूचकांक हो, रिपोर्ट हो, कोई भी इस तरह का चीजें प्रकाशित किया गया हो, उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि हर बार आप देखेंगे करंट अफेयर्स में यह इस तरह के टॉपिक इकोनॉमी से अटैच करके पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाएगा, इस तरह हमेशा ही प्रश्न बने हैं। तो इसको भी जरा आप 3 स्टार लगा करके थोड़ा सा इज्जत दे दीजिए, क्या जाएगा, क्या पता पूछ दे। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करेंगे हम लोग। कहा गया है कथन सही, और कहा गया है कौन से, ठीक है। तो ये चीजें देखेंगे, 2 कथन है। पहला क्या कहता है, यह सूचकांक का पहला संस्करण है, यानी कि फर्स्ट एडिशन क्या है, विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025। तो ये जो है सही होगा। अब ध्यान रखिएगा, ये प्रथम संस्करण ही है। दूसरी बात जो है, इसके जारीकर्ता के विषय में कहा जा रहा है, इसे विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, यहां ठहरना है। देखिए, इसे जो जारी करने वाली संस्था का नाम है वह लंदन स्थित क्वाकवेरेली साइमंड्स संस्था है, जिसको शॉर्ट में आप लोग पढ़ते होंगे QS इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा, सही जवाब ये है और सही ये है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके उद्देश्य के विषय में समझ लीजिए, चूंकि पहला संस्करण है तो संभव है ये पूछा जाए, हो सकता है लोग ध्यान ना दे और यूपीएससी की नजर पड़े। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025, तो क्या उद्देश्य रखा गया होगा, मोटो क्या QS के द्वारा रखा गया होगा। देखिए, अंतरराष्ट्रीय रोजगार बाजार जो है ना, उसमें किस तरह से डिमांड बढ़ता जा रहा है और उसके अनुरूप चीजों को तैयार करना। मतलब क्या है कि देखिए, डिमांड है और दूसरा क्या होता है, सप्लाई। मान लीजिए अगर चाहिए आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डिमांड है, तो भाई सप्लाई भी तो आपको यही करना पड़ेगा ना। आप कहेंगे नहीं मैकेनिकल इंजीनियर दे रहा हूं, तो बताइए क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ, नहीं हुआ ना। तो भविष्य में किस तरह की स्किल की जरूरत है, सूचकांक जो बनाया गया है कौशल आधारित, ये ध्यान रखना है यहां पर आपको, ठीक है। अब इसके लिए क्या किया गया है, मूल्यांकन आधार के 4 प्रमुख मापक तैयार किए गए हैं, जिसमें से एक है जिसको लेकर कहा गया स्किल्स फिट, यानी कि कौशल अनुकूलता। दूसरा है अकादमिक तत्परता, और तीसरा जो है वह फ्यूचर ऑफ वर्क कहा गया है, यानी कि भविष्य का काम। और चौथा है जो समय के साथ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी कि आर्थिक परिवर्तन की बात की गई है। ये 4 मूल्यांकन आपको तैयार रखना है, लिख लीजिएगा, ये आ सकता है। देखिए, इस सूचकांक में हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे ना कि पहला संस्करण है, लेकिन अपना प्यारा देश भारत जो है वह किस नंबर पर जाकर के खड़ा हुआ है, हम सब जानना चाहेंगे। हो सकता है यही स्टेटमेंट एक डाल दे। तो देखिए, इस सूचकांक में जो मैंने ये 4 मापक आपको बताए हैं, इसके आधार पर भारत का भी मूल्यांकन किया गया है, और भारत का मूल्यांकन करके पाया गया है कि भारत जो है वह 25वें स्थान पर है ना, 25th रैंक लाया है। तो ये आपको इतनी चीजें ध्यान रखना है। पूछा गया था कौन से कथन सही हैं, हम देख रहे हैं कि पहला है, तो केवल एक ए विकल्प के साथ हम सब जाएंगे, ठीक है। अब चले चौथे पर। अब देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट है, नामधारी सिख संप्रदाय, ठीक है। इसके विषय में आपने पढ़ा भी होगा, इसको देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कहा गया कथन सही है और यहां पर कहा गया कितने कथन सही हैं। अब देखिए, यहां पर कहा जा रहा है इसकी स्थापना 1957 को लुधियाना में की गई। ठीक से अगर आप अपना लॉजिक लगाएंगे ना, कहते हैं कॉमन सेंस लगाना, प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना, अगर तीनों स्टेटमेंट को देखते हुए आप कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको आंसर मिलने लग जाएगा। ठहरिए, बताता हूं कैसे। इसके स्थापना जो है 1957 का तात्पर्य आप समझ रहे हैं ना, यानी कि आजादी के 10 साल बाद की बात की जा रही है। 1947 में हम आजाद हुए, 57 की बात की जा रही है, और कहा जा रहा है लुधियाना में इसकी स्थापना हुई, है ना।
पंजाब का एक शहर है। चलिए देखेंगे। फिर कहा जा रहा है इसके संस्थापक जो हैं वह सतगुरु राम सिंह है। और तीसरा कहा जा रहा है कि यह आंदोलन जो रहा वह स्वदेशी और असहयोग आंदोलन है ना का पूर्ववर्ती आंदोलन था। यानी कि गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था या स्वदेशी आंदोलन जो चला, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हुए आपने ये सब पढ़ा होगा ठीक से, है ना। तो कहा जा रहा है कि इस दो आंदोलन का पूर्ववर्ती आंदोलन था, यानी कि इससे पहले जो है यह हो चुका था। यानी कि इस दो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में भी इस आंदोलन का, इस संप्रदाय का, नामधारी सिख संप्रदाय का महत्वपूर्ण योगदान था। मामला समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें आपसे पूछा गया है। अब ठीक से समझ लीजिए, एक बात समझिए, अगर यहां कहा गया है 1957 तो भाई ये तो आजादी के बाद की बात हो गया, और यहां कहा जा रहा है स्वदेशी एवं असहयोग आंदोलन गांधी जी किए थे, तो जाहिर सी बात है ये दो चीजें तो एक साथ मिल नहीं रहा है ना, तो कुछ ना कुछ एक ना एक स्टेटमेंट तो गलत हो गया। यानी कि एक विकल्प तो चला जाएगा, सभी तीन तो गायब हो गया। यहां पर मामला समझ में आ रहा है? चलिए अब इसको यहां पर देखिए, यानी कि थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, अपने काम को आसान कर लिया। ये जो कोई भी नहीं इस तरह के जो विकल्प होते हैं ये ज्यादा सही नहीं होते हैं, यानी कि हमारे लिए अब इसी दो विकल्प पे काम करना है हमें, समझिए इस चीज को। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, अपने जो सही होने की चांसेस था प्रश्न का उसको ज्यादा संभावित कर लिया कि यह हमारा प्रश्न सही हो सकता है। और दो अगर आप एलिमिनेट कर लेते हैं विकल्प, तब तो उस प्रश्न को छोड़ के मत आइए, उस प्रश्न के साथ जाइए आप, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना पड़ेगा प्रीलिम्स में, ठीक है। अब चलिए इसके विषय में पढ़ा देता हूं, अप्रोच समझ में आ गया। देखिए नामधारी सिंह संप्रदाय के विषय में आप सबने पढ़ा होगा, इसकी स्थापना जो है वह 12 अप्रैल 1857 को हुआ था, और कहां पर, लुधियाना में। तो यहां पर 1957 कहा गया, तो जाहिर सी बात है इस फैक्ट के वजह से यह स्टेटमेंट गलत हो गया। मामला समझ में आ गया। इसके संस्थापक की बात की गई है सतगुरु राम सिंह, बिल्कुल इनके संस्थापक जो नामधारी सिख संप्रदाय है इसके संस्थापक सतगुरु राम सिंह ही हैं। देखिए कू का नाम समझते हैं, कू का नाम मतलब, कहने का मतलब होता है गुरुवाणी सुनाने की एक जो विशिष्ट उच्च आवाज वाली शैली जो होता है उसको, आप गुरुद्वारा में ये सुनते भी होंगे। पंजाबी में कूक का अर्थ क्या होता है, आप लोगों ने ये सुना होगा, चीखना, है ना, या कहीं कहीं इसको रोना भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो आप गुरुद्वारा में ये तरह का शैली सुने होंगे, गुरबानी सुनाने की एक विशिष्ट शैली है जिसमें ऊंची आवाज में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें ध्यान रखना अलग से। और तीसरा, तो ये सही हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, यह स्वदेशी एवं असहयोग आंदोलन का पूर्ववर्ती आंदोलन है, 1857 उसके बाद की स्थिति होगा। तो यह जो है 20वीं सदी की शुरुआती में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन गांधी जी का, तो उसका पूर्ववर्ती आंदोलन था, यानी कि ये सही हो गया। इसके आधार पर देखा ना, ये गलत हो गया। तो ये दोनों सही हुआ, केवल दो हमें बी विकल्प के साथ चलना है। चलिए अब पांचवें पर आ जाए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है ना। ये हेडक्वार्टर को लेकर के पूछा गया है और कहा गया है कि किस शहर में है, रोम, न्यूयॉर्क, हेग या फिर जेनेवा। ये चार नाम आपके सम्मुख यहां पर है। अब यहां पर जो है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, जरा इसके विषय में सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए ILO की जो स्थापना है वह पूछा जा सकता है आपसे, यह वर्ष 1919 में हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ बातें बताने वाला हूं। 1919 कहने का तात्पर्य हो गया कि मुझे बताइए इस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध तो नहीं हुआ था ना, यह प्रथम विश्व युद्ध के आसपास का समय है ना। तो अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, उसके बाद हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। यानी कि यह संस्था जो है 1919 में, तो संयुक्त राष्ट्र के निर्माण से पहले की संस्था है। मामला समझ में आ रहा है। तो वर्ष 1946 में जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो 1946 में ILO को, जो उस वक्त फिर नवगठित संयुक्त राष्ट्र जो बना, उसकी एक विशेष एजेंसी बना दिया गया। ध्यान दीजिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मैं बता रहा हूं ठीक से समझ लीजिए। क्योंकि 46 में जैसे संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उस समय उससे पहले ही ILO था। तो ILO को कहा गया कि आप जो भैया हैं, आप UNA का एक विशेष जो है वह एजेंसी के रूप में काम करेंगे। और अभी के समय में फिर देखेंगे तो ILO के कितने देश मेंबर हैं, 187 देश
187 कंट्री जो हैं इसके मेंबर हैं। इस संगठन को वर्ष 1969 में इसकी 50वीं वर्षगांठ पर जो है वह नोबेल प्राइज मिल चुका है और नोबेल पीस प्राइज इसको दिया गया है। यह आपसे पूछा जा सकता है। यह संगठन सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाने का काम करता है ना। और इसके लिए यहां पर जो बातें आपसे किया गया है कि इसके मुख्यालय को लेकर के, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। मामला समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना, इतने सारे पॉइंट्स याद रहेंगे, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब 5वें का हो गया। आज का जो ये प्रश्न है ना PYQ से, ये अपने आप में ही जरूरी है, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए सूची 1 और सूची 2, दो लिस्ट यहां है, सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए गुट का सही उत्तर देख करके चयन वगैरह करना है। चलिए पहले समझा देता हूं। यहां पर क्या है आपको देखिए क्या कहा गया है, मरुस्थल। मैंने क्यों कहा महत्वपूर्ण है? ज्योग्राफी के लिहाज से देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट होगा। और यहां पर देश, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है, ये तमाम मरुस्थल के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि क्या क्या इन देशों में है। जो सही होगा उसके आधार पर आपको ये सब चीजें तैयार करनी है। कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है इसको, ठीक है। क्योंकि गल्फ वगैरह में बहुत ज्यादा अभी काम चला है, बहुत ज्यादा जंग वगैरह चल रहा है, युद्ध वगैरह, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो सकता है। कई बार यूपीएससी वो चीजें ना पूछ करके उससे इर्द गिर्द की चीजें पूछ लिया करता है, तो ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देखिए नोटिफिकेशन आ गया है यूपीएससी का इस बार का 2025 के लिए, तो समय रहते हुए फॉर्म भर लेना है। और इस बार थोड़ा ध्यान से, यूपीएससी ने इस बार के नोटिफिकेशन में बहुत तरह के बदलाव किए गए हैं। वो सारी चीजें जो पहले प्रीलिम्स पास करने पर मेंस के समय डैफ जो भरा जाता था फॉर्म, उस वक्त जो जानकारी मांगा जाता था, यूपीएससी इस बार ही मांग रही है आपसे। यहां तक कि सर्विस प्रेफरेंसेस भी मांगे जा रहे हैं आपसे, कैडर छोड़ करके। तो थोड़ा सा ध्यान दे करके, बिल्कुल भी उतावला नहीं होना है इस बार के फॉर्म भरने में। करेक्शन के चांसेस बहुत बाद इस बार दिए जाएंगे। जो आपके जो एजुकेशनल वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, या जो आपके कैटेगरी के होंगे, ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी के, ये सब तैयार कर लीजिए पहले से। क्योंकि पूजा खेड़कर वाला जो मामला हुआ ना, आप जानते हैं कि उसमें दिव्यांगता वाले इश्यूज को लेकर के यूपीएससी की बहुत किरकिरी हुई, बहुत शर्मिंदगी झेलना पड़ा यूपीएससी को। इसीलिए यूपीएससी ने इस बार बहुत सख्त कर दिया है नोटिफिकेशन को लेकर के, और फॉर्म भरना आपके लिए थोड़ा जटिल होने वाला है। तो फूंक फूंक करके फॉर्म भरिएगा। अगर पहली बार आप फॉर्म भर रहे हैं तो पहले से कोई व्यक्ति फॉर्म भरे हैं उनको थोड़ा बगल में बिठाइए। हालांकि वो भी पहली बार ही इस तरह के फॉर्म का प्रैक्टिस कर पाएंगे, लेकिन फिर भी सभी चीजों को संभल करके ही काम कीजिएगा, ठीक है। और आखिरी दिनों का इंतजार नहीं करना है, सर्वर नहीं काम करेगा तो पहले फॉर्म भर लेना है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे परिवर्तन हुए। दूसरा बार नोटिफिकेशन में ये चीज देख लीजिएगा कि अपीयरिंग ईयर्स वाले जो पहले भरा करते थे उसको लेकर के रूल्स रेगुलेशन चेंज हुआ है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान देना है। थोड़ा सा छूट ही मिला है तो वो ज्यादा अच्छा है उसके लिए, ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं। कमेंट बॉक्स में कुछ भी आपको पूछना हो इससे संदर्भ में, यूपीएससी से संदर्भ में, लिख के भेजिए। मैं बताया है कि मैं पढ़ता हूं, मैं आपको जवाब दे दिया करूंगा लेक्चर के माध्यम से। हो सकता है मैं कमेंट में जवाब ना दूं, मुझे जरूर लगेगा तो लेक्चर में दे दूंगा, ठीक है। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, 5 महीना बहुत होता है अपनी किस्मत को बदलने के लिए। लगातार लगे रहिए, ठीक है। इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप सबों के साथ अच्छा हो, है ना। कल फिर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।